समस्या यह नहीं है, समस्या यह है कि अगर वह गलती कर दे और मुख्य पात्र को मार डाले जो उसकी कमाई का जरिया है। रोजा ब्रांका जो काफी पसीना बहा रही है उस जगह सुई चुभाने के लिए पास आती है जिसे मुख्य पात्र ने बताया था। सेकंडों में नन का पसीना बहना बंद नहीं होता, उसमें सुई चुभाने की हिम्मत भी नहीं होती। वह बहुत असमंजस में है कि क्या वह यह कर पाएगी। इसी तरह 30 सेकंड 40 सेकंड बीत जाते हैं और वह खुद से पूछती रहती है क्या मैं यह कर पाऊंगी। और सीन बदलकर एक जंगल में चला जाता है जहां किसी ने अभी अभी मदद के लिए एक सिग्नल फ्लेयर छोड़ा है और वे 3 शिकारी हैं। वे कुछ पक्षियों से भाग रहे हैं जो विशाल गिद्धों जैसे दिखते हैं, लेकिन वे और भी ज्यादा घातक लगते हैं क्योंकि उनके ऊपर भी पंजे हैं और उनके दांत बहुत तेज हैं। डू मछाड़ों ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, भागो गिलहेर मिन्हो, ये जानवर तुम्हारे बहुत करीब आ गया है, दौड़ना मत छोड़ना और पीछे मुड़कर मत देखना। ठीक है। तो फिर गिलहेर मिन्हो ने क्या किया, उसने पीछे मुड़कर देखा। सभी ने पीछे मुड़कर देखा और महसूस किया कि वे शैतानी पक्षी बहुत तेजी से पास आ रहे हैं और वे गाली देने लगे क्योंकि टोही दल के उन कमीने लोगों ने कहा था कि वहां सिर्फ एक घोंसला है। वहां सिर्फ 2 या 3 पक्षी थे, लेकिन वहां तो दर्जनों ऐसे जानवर हैं और इससे भी बढ़कर वे उन पक्षियों से कहीं ज्यादा बड़े हैं जितना टोही दल ने बताया था। और जो आदमी सबसे आगे ढाल लेकर है वह पूछता है कि क्या किसी ने पहले ही मदद के लिए बुलाया है। और गिलहेर मिन्हो कहता है, हाँ मैंने थोड़ी देर पहले एक सिग्नल फ्लेयर छोड़ी थी और मदद जल्द ही आ जानी चाहिए। जब गिलहेर मिन्हो यह कह रहा होता है वह एक बार फिर पीछे मुड़कर देखता है कि वे जानवर कहाँ हैं और इसी से वह घबरा जाता है और कहता है तो मैं भागता ही रहूंगा क्योंकि यको। और उसे आगे बोलने का समय भी नहीं मिला क्योंकि वे विशाल पक्षी जिनकी चोंच और दांत बहुत तेज थे गिलहेर मिन्हो को खून की प्यास के साथ काटने लगे। ढाल वाले आदमी ने भी पीछे मुड़कर देखने का फैसला किया और उसने एक बहुत ही अप्रिय दृश्य देखा। गिलहेर मिन्हो का सिर धड़ से अलग हो चुका था और वह बड़ा पक्षी उसके सिर का स्वाद ले रहा था। वहीं उसके पीछे जो दूसरा पक्षी है उसकी नजरें बहुत बड़ी हैं। उसने कुल्हाड़ी वाले आदमी को चोंच में पकड़कर शिकार के पीछे दौड़ रहा था। ढाल वाला आदमी क्योंकि 2 होना 1 से बेहतर है और जो ढाल वाला आगे भाग रहा है वह सोच रहा है कि मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 5 किलोमीटर है और ये जीव उससे कहीं ज्यादा तेज है। समय नहीं मिलेगा क्योंकि अगर वह इसी रफ्तार से चलता रहा तो उस मंदिर तक पहुंचने में उसे लगभग 10 मिनट लगेंगे। यहाँ अनुवादक ने 20 मिनट लिखा है, लेकिन अगर वह उन जीवों से भाग रहा है तो मैं तो 5 मिनट में पहुंच जाता बेटा, मैं इसमें अपनी जान लगा देता। 20 मिनट तो तभी लगते अगर वह पैदल उल्टा एक पैर पर जा रहा होता। ढाल वाला आदमी अब और नहीं सह सकता, उसने अपनी ताकत लगा दी। वह दौड़ा दौड़ा दौड़ा, लेकिन अब वह बहुत थक गया है क्योंकि दौड़ना उसकी ताकत नहीं है और इसी तरह वह जमीन पर गिर जाता है। आगे बढ़ने की ताकत नहीं बचती और उसे यकीन हो जाता है कि उसका अंत अब करीब है। और फिर वह पीछे मुड़कर देखता है कि वे जीव कहाँ हैं। हे लड़के। और वे जीव वहीं उसके ऊपर हैं, रुके हुए, पत्थर कागज कैंची खेल रहे हैं, यह तय करने के लिए कि उसे कौन लेगा। और ढाल वाला सोचता है कि उसकी एक भी हड्डी नहीं बचेगी क्योंकि ये जीव बहुत ही भूखे लगते हैं। वह पक्षी जिसके पास डू मछाड़ो था पत्थर कागज कैंची में हार गया। फिर भी वह ढाल वाले पर झपट पड़ा क्योंकि उसने कहा कि उसने पहले खेला था इसलिए वह उसका है। और ढाल वाला अपना छोटा लकड़ी का ढाल आगे कर देता है और अपनी जान यीशु या प्रकाश की देवी आर्या के हवाले कर देता है। अचानक वह आसमान में बहुत तेज गति से चीजों के कटने की आवाज सुनता है और महसूस करता है कि उसके पास की दोनों पक्षियों को तुरंत मार दिया गया है। और फिर वह पीछे मुड़कर देखता है और आसमान में एक रोशनी को अपनी ओर बहुत तेज गति से आते हुए देखता है। कोई चीज जो बहुत सारा मना छोड़ रही है ढाल वाले के पीछे गिरती है और वह दबाव महसूस करता है क्योंकि वह बहुत शक्तिशाली है और रिकार्डो रजनी कार्टूनी सुपर हीरो की तरह उस जगह पर उतरता है। ऐसा लगता है कि शैतान की नन ने सही जगह पर वार किया और उसकी विकास प्रक्रिया उसकी कल्पना से बेहतर रही। वह बहादुर जो युद्ध के मैदान पर पूरी तरह केंद्रित है आगे देखता है क्योंकि उसके शिकार ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सकते। इसी पल 10 भयानक पक्षी तुरंत नायक की ओर बढ़ते हैं और वह 1 इंच भी पीछे नहीं हटता, अपनी मुट्ठी बंद करता है और उन्हें मारने के लिए तैयार हो जाता है। क्या आपको वह पक्षी याद है जिसने पत्थर कागज कैंची में हार मान ली थी? तो उसका एक चचेरा भाई था। वह आई और नायक को काटने की कोशिश करती है, लेकिन हाजिमे बहुत आसानी से उस विशाल जानवर के हमले से बच जाता है। और फिर वह कहता है, अरे मुर्गी, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, पहले तुम ऐसे गर्दन पर हाथ रखो और थोड़ा सा जोर लगाओ, फिर सब आसान हो जाता है, बस घुमा दो, देखो। और हाजिमे इतनी जोर से मुर्गी की गर्दन घुमाता है कि उसका सिर एक ही जगह पर 3 बार घूम जाता है। क्या वह अभी भी जिंदा है? ब्रावो ने यह सुना और कहा, मुझे नहीं पता। वह उस बड़ी चिड़िया की गर्दन पकड़ता है और पूरी ताकत से खींचता है। यह इतना तेज और इतना जोरदार था कि उस जानवर की पूरी रीढ़ की हड्डी तुरंत अपनी जगह से बाहर आ जाती है। और इसी तरह एफ मुर्गी लालची थी। बाकी मुर्गियां समझ जाती हैं कि वह प्राणी एक खतरा है और इसलिए वे एक एक करके हमला नहीं करती। वे सभी एक साथ प्रोटागोनिस्ट पर हमला करने के लिए तैयार हो जाती हैं। और ब्रावो उस विशाल मुर्गी का सिर पकड़ता है जिसे उसने काटा था, निकाला था, है ना, और वह उसे जमीन पर फेंक देता है। और उसने गिन भी लिया है क्योंकि कुल मिलाकर अभी भी 10 मुर्गियां बाकी हैं। लेकिन प्रोटा बहुत चालाक है। क्या तुम्हें वह मुर्गी याद है जिसका सिर उसने उखाड़ दिया था? तो उसने गिनती की थी। उस मुर्गी की गर्दन में 10 हड्डियां हैं, तो ये एकदम परफेक्ट है। इसके बाद हाजिमे जो ब्रावो है मना को चैनल करना शुरू करता है और उन सभी मुर्गियों की ओर देखता है और वे 10 हड्डियां जो प्रोटा की मना से भरी हुई थीं असली शूरिकेन बन जाती हैं और ब्रावो उन्हें बहुत तेजी से हर मुर्गी के सिर की ओर दाग देता है। वह पहले से जानता है ना, जो एक लड़ाई होनी थी वह एक नरसंहार में बदल गई। वे सभी तुरंत मर जाती हैं और ढाल वाला जो गलियारे में है वह तो यकीन ही नहीं कर पा रहा क्योंकि उसके सामने जो आदमी खड़ा है वह सच में एक राक्षस है। वह बहुत ताकतवर है। इसके बाद वह प्रोटा को ध्यान से देखता है और नोटिस करता है कि उसके हाथ पर एक निशान है और जब वह गुलाम का निशान देखता है तो सोचने लगता है कि क्या ये लोग मंदिर के भेजे गए मददगार हैं। वह काफी हैरान हो जाता है क्योंकि मंदिर बहुत दूर है और वे लोग पहले ही यहाँ पहुंच गए हैं। और सबसे बड़ी बात, ये आदमी यहाँ अकेले आया है। अचानक प्रोटा सन्नाटा तोड़ता है और कहता है, अरे घोंसला कहाँ है? और ढाल वाला आदमी कहता है, हाँ क्या?
क्या? अरे मोटे, घोंसला कहाँ है, बता। वह आदमी कांपते हाथ से आगे इशारा करता है और कहता है, वो वहां है, देखो सामने। अगर तुम इसी रास्ते पर चलते रहोगे तो तुम्हें राक्षसों का घोंसला मिल जाएगा। आयामी चूषण। प्रोटा इतनी तेजी से उसकी आंखों के सामने से गायब हो गया कि वह आदमी डर गया और उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसे बस इतना ही समझ में आया कि वह गायब हो गया। ढाल वाला आदमी बहुत पसीना पसीना हो रहा है क्योंकि उसने बिना सोचे समझे अपने आप ही राक्षसों के घोंसले का रास्ता बता दिया। लेकिन ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हाजिमे की डराने वाली आभा इतनी जबरदस्त थी कि वह बस जवाब दे बैठा। उसका शरीर डर के मारे अपने आप ही हरकत करने लगा और ढाल वाले आदमी को ऐसा महसूस हुआ कि जब हाजिमे ने उससे बात की तो ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई आदेश दे रहा हो, मानो वह कोई ऊंचे पद का व्यक्ति हो। इसी वजह से उसने हाजिमे को कालकोठरी के प्रवेश द्वार का स्थान बता दिया, जैसे कि यह कोई स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो। और अब जाकर ढाल वाला आदमी होश में आता है, जो उसने अभी अभी किया, क्योंकि उसने उस आदमी को एक बहुत ही खतरनाक कालकोठरी के अंदर भेज दिया। क्योंकि उसके समूह में 7 लोग थे, उनमें से 4 लोग कालकोठरी के अंदर मर गए और जो 3 लोग भागकर बाहर निकले उनमें से सिर्फ वही जिंदा बचा। और इसी के साथ वह कांपने लगता है क्योंकि उसने अपने उद्धारकर्ता को एक बेहद खतरनाक जगह भेज दिया है और भारी अपराध बोध महसूस करते हुए वह अपने सिर पर हाथ रखकर पछताने लगता है क्योंकि उसने उस आदमी को उसकी मौत के मुंह में भेज दिया क्योंकि वह अकेला है। उसे कम से कम मंदिर से मदद आने का इंतजार तो करना चाहिए था। और इसी तरह ढाल वाला आदमी गालियां देने लगता है और सोचता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। अचानक ढाल वाला आदमी एक बहुत बड़ा धमाका सुनता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि वह आवाज उन राक्षसों की कालकोठरी से आ रही है। बहुत दूर से ढाल वाला आदमी लगातार घूंसे और टकराने की आवाजें सुनता रहता है और थोड़ी ही देर बाद वह आवाजें रुकती नहीं बल्कि और भी तेज हो जाती हैं और घूंसे और धमाकों की आवाजें और भी ज्यादा तेज हो जाती हैं। 1 मिनट बाद सिर्फ धमाकों की आवाजें ही सुनाई देती हैं। आखिरकार वहां एक बहुत बड़ी विस्फोट होता है और फिर सन्नाटा छा जाता है जो उस जगह को ढक लेता है और वह स्तब्ध होकर अविश्वास में देखता रहता है। सूरज क्षितिज पर डूब रहा है और रास्ते की शुरुआत में एक मानव आकृति दिखाई देती है जो उसकी ओर बढ़ रही है। वह ढाल वाला आदमी जो डरा हुआ था कि मुख्य पात्र के साथ क्या हो सकता है, उसकी आंखें और भी ज्यादा फटी रह जाती हैं और वह खुद से पूछता है कि यह कैसे संभव है। हाजिमे, जो सबसे बहादुरों में से है और जिसे इतना मजबूत बनना है कि वह खुद भगवान का सामना कर सके, अपनी विकास यात्रा शुरू करता है और वह उस डंगोनन के बॉस का सिर अपने साथ लाता है ना? हाजिमे, जो बहुत ही जबरदस्त है, कहता है, लगभग थक गया, अपने हाथ थोड़े बहुत गंदे कर लिए, लेकिन काम हो गया। मैंने सारी मुर्गियों को खत्म कर दिया और वे 522 थीं। ये मुर्गी भी ले लो, ये बोनस में आई है। हाजिमे अपनी विकास के बाद अपने शरीर को देखता है और महसूस करता है कि वह अब बहुत हल्का हो गया है और वह अपने आप में सोचता है कि उसकी ताकत शायद 2 गुनी हो गई है या उससे भी ज्यादा, शायद 3 गुना हो गई हो। वो एक्यूपंक्चर सत्र जिसने मुख्य किरदार को बहुत दर्द दिया, बहुत बड़ी सफलता थी क्योंकि इसी तरह वह बहुत जल्दी उस शक्ति तक पहुंच गया जिसे पाने में उसे बहुत समय लग जाता। और वह जानता है कि उस शरीर और सही उपकरण के साथ उस रेड में घुसने की कोशिश करना भी वाजिब है। और इसी तरह हमारा जबरदस्त मुख्य किरदार अपनी सिल्वर चाबी से एक सिग्नल फ्लेयर निकालता है और उसे सक्रिय करता है और सिस्टम हमें बताता है कि वह एक हरा सिग्नल फ्लेयर है जो इस बात का संकेत है कि आपातकालीन संकट हल हो गया है। हालांकि मुख्य किरदार कुछ और ही सोच रहा है, कौन सा उपकरण लूं, है ना, मुझे अच्छा उपकरण चाहिए। और सीन बदलता है साइकोपैथ साको की ओर, जो उस राक्षस के साथ उस छोटी सी बस्ती में है जहां आखिरकार उसके द्वारा नियंत्रित वह राक्षस 50 आत्माएं निगल चुका है और अब साको खुद को तैयार महसूस करता है क्योंकि जल्द ही वह अपनी बेइज्जती का बदला लेगा। सीन कुछ दिनों बाद टेम्पो द लूज में बदलता है जहां 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं और कहते हैं, हाँ, एक बेकाबू बेसिलिस्क का घोंसला। अच्छा ठीक है, मैंने सोचा था कि वे मुर्गियां कुछ और हैं, तो वे बेसिलिस्क हैं। हैरी पॉटर में तो वह एक सांप था। और दूसरा व्यक्ति कहता है, ये कोई आम घोंसला नहीं था, ये एक मध्यम आकार का घोंसला था और उस घोंसले का बॉस 30 मीटर से भी ऊंचा था और उसे एक अकेले गुलाम ने साफ कर दिया। और दोनों सीढ़ियां उतर रहे हैं और बातचीत जारी रहती है और वे कहते हैं कि फील्ड की जांच सर्वाइवर की रिपोर्ट से मेल खाती है और दोनों सहमत हैं कि यह आदमी वाकई में खुद को उस रेड के लिए काफी आकर्षक बना रहा है जो 20 दिनों से भी कम समय में होने वाली है। और दूसरा कहता है, बिल्कुल, उसे रेड के ग्रुप में शामिल करना ही होगा, यह आदमी मजबूत है, हमें इसकी जरूरत है। और उनमें से एक कहता है, तो क्या हमें उससे सिर्फ यह जानने के लिए पूछताछ करनी चाहिए कि क्या वह दानव देवता का उपासक है? तुम्हें क्या लगता है? और सिस्टम हमें बताता है कि यह बात कहने वाला व्यक्ति विधर्मी परीक्षकों का प्रमुख मैथियास ग्रिमर है। सुनहरे बालों वाला व्यक्ति जवाब देता है, जरूरत नहीं, रहने दो। और हमें बताया जाता है कि उसका नाम लूसियस जियोर्नेट्टी है। वह टाइम नाइट्स का प्रमुख है। यह तीसरे डिवीजन ऑफ टाइम ऑन फ्लाइट जैसा लगता है, लेकिन कुछ जगहों पर मैनुअल इसे तीसरा पेरिश बताता है और वे लोग सीढ़ियां उतरते हुए बातचीत जारी रखते हैं। लेकिन मैथियास काफी जिद्दी है और सुनहरे बालों वाले से, जो लगता है उसका बॉस है, कहता है, लेकिन अगर हम उसकी जांच नहीं करेंगे तो हो सकता है कि दानव देवता का कोई उपासक इस रेड में घुस जाए। यह हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होगा। और सुनहरे बालों वाला कहता है, मैथियास, चिंता मत करो मैथियास, देखो हम कोशिश कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। मुझे लगता है कि 1 या 2 दानव देवता के उपासक अंदर घुस ही जाएंगे क्योंकि लोग बहुत ज्यादा हैं, हम सब कुछ संभाल नहीं पाएंगे, तो बस छोड़ दो।
और सुनहरे बालों वाला अपनी अभिव्यक्ति बदलता है और कहता है, तो जब तक ये लोग काम के हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वे दानव देवता के उपासक हैं या नहीं। और मैथियास चौंक जाता है और कहता है, क्या? सुनहरे बालों वाला मैथियास से आगे बढ़ जाता है, क्योंकि यह जवाब सुनने के बाद मैथियास जैसे सदमे में आ जाता है और लूसियस इसका कारण समझाता है। वह कहता है, मैथियास, ये लोग, इनके पास बॉस के हॉल तक पहुंचने की जरूरी ताकत नहीं है, तो चिंता मत करो। ये लोग ज्यादा से ज्यादा भिखारियों जैसे लगते हैं, ये चोरी चकारी के अलावा कुछ नहीं कर सकते। चिंता मत करो, मैं इन सबसे कहीं ज्यादा ताकतवर हूँ। और मैथियास वहीं खड़ा रहता है, बस सुनता रहता है। और सुनहरे बालों वाला आगे कहता है, देखो, हम इन सब लोगों को तोप का चारा बनाएंगे और उनकी जान की कीमत पर हम आसानी से बॉस के हॉल तक पहुंच जाएंगे और उसी वक्त हम न सिर्फ उन्हें बल्कि बॉस को भी खत्म कर देंगे। और मैथियास लूसियस से कहता है, मत भूलना, ठीक है, हम 20 साल से भी ज्यादा समय से दोस्त हैं, और ये मत भूलना कि मैंने तुम्हारे उस प्लान का विरोध किया था जिसमें तुमने उस रेड में किसी का भी इस्तेमाल करने की बात की थी। और इसी तरह लूसियस मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता है और कहता है, वो देख, सामने जो दरवाजा है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि उसके अंदर क्या है, क्योंकि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और तब तुम्हें पता चलेगा कि मुझे दानव देवता के उपासकों से क्यों चिंता करने की जरूरत नहीं है। और फिर लूसियस उस बड़े दरवाजे का ताला खोलता है और अपने दोस्त को दिखाता है कि उसके अंदर क्या है। जब मथायस देखता है कि अंदर क्या है तो वह लगभग चौंक जाता है और कहता है, क्या यही है? हाँ, टॉफी चूसते हुए रिकॉर्डिंग करना तो मुमकिन नहीं है। चलो, मैं जल्दी से इस टॉफी को काट लेता हूँ। क्या ये किसी घोड़ी के काटने जैसा लगता है? और कमरे के अंदर एक बहुत ही भव्य भाला और एक ढाल है जो एक सेट की तरह लगते हैं और दोनों बेहद खूबसूरत हैं। लूसियस अपने नए हथियारों का परिचय कराता है। यह है चमकदार रोशनी का भाला और वह है आर्कांजिल माइकल की पंखों वाली ढाल। और लूसियस कहता है, यह काफी महंगा था, ठीक है, मैंने अपनी दौलत का 1/3 हिस्सा इन दोनों चीजों को पाने में खर्च कर दिया। और मैथियास अभी भी हैरान है, क्योंकि उसके दोस्त के पास जो चीजें हैं वे दैत्यात्मक वस्तुएं हैं जिन्हें उसने सिर्फ किताबों में ही देखा था, क्योंकि ये इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली हथियारों में से हैं। और फिर लूसियस अपने दोस्त की पीठ थपथपाता है और उससे कहता है, वो काल कोठरी जिसे हम 10 साल से पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, अब निश्चित रूप से यह मामला सुलझ जाएगा। तो मैथियास, तुम्हें अब किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और लूसियस आत्मविश्वास से भरी नजरों से अपने दोस्त से कहता है, इस छापेमारी में मैं अजय रहूंगा। और इसी तरह दृश्य बदलता है और एक जानी पहचानी घर में डेल, गोएथे और मार्को दिखाई देते हैं, जो प्रशिक्षण मैदान से लौट रहे हैं, क्योंकि वे हर सुबह अभ्यास करते हैं। डेल शिकायत कर रहा है कि वह ठीक से अभ्यास नहीं कर पाया क्योंकि आज सुबह प्रशिक्षण मैदान में बहुत सारे लोग थे। मार्को उससे कहता है, अरे यार, शायद ये छापेमारी रेड की वजह से है ना? एक अफवाह चल रही है कि गुलामों के लिए बस 2 या 3 जगहें ही बची हैं। निश्चित रूप से ये लोग खुद को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वे सबसे अलग नजर आएं और इस तरह छापेमारी रेड के लिए बुलाए जाएं। और डेल हमेशा की तरह चिड़चिड़ा होकर कहता है, अरे इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है, हम तो उस रेड में जाएंगे भी नहीं। और तभी गोएथे अपने सामने कुछ देखता है और कहता है, हैं डोना सांता, मेरा मतलब है डोना फरेरा उनके कमरे से बाहर निकलती है, एक तरफ देखती है, फिर दूसरी तरफ देखती है और बहुत चुपके से चलती हुई उनके पास से गुजरती है और कहती है, हे भगवान, और फिर आगे बढ़ती रहती है। और तीनों, है ना, चूंकि वे समय के गुलाम हैं, वे उसके गुजरने के लिए रास्ता खोलते हैं और झुककर उसका अभिवादन करते हुए कहते हैं, सुप्रभात बहन। और शैतान की बहन जवाब देती है, हाँ तुम कचरे, सुनो, भूलना मत, ठीक है, तुम्हें मंदिर में जाकर उन कर्जों पर लिया गया ब्याज चुकाना है। और उसके वहां से गुजरने और उनकी नजरों से ओझल होने के बाद डेल बोलना शुरू करता है, यह क्या हो रहा है? वो शैतानी बहन अभी अभी हमारे कमरे से क्यों निकली? और उसी वक्त गोएथे अपने कमरे के अंदर देखता है और नायक वहां है, जो अपनी उंगली में एक बहुत सुंदर अंगूठी पहन रहा है, जो निश्चित रूप से शैतान की बहन का तोहफा है। और हाजिमे सबसे शांत चेहरे के साथ अपनी बिस्तर पर बैठा हुआ उनसे कहता है, अरे आप लोग जल्दी आ गए। इस वक्त तीनों हैरान रह जाते हैं क्योंकि वे उसकी उंगली में अंगूठी देख लेते हैं। तो फिर अब शुरू होता है शब्दों का खेल। डेल सोचने लगता है कि क्या हाजिमे, जो बड़ा तेज है, अभी तक उस बहन के साथ था, और क्या उसकी उंगली में जो अंगूठी है वो उसी ने दी है? और गोएथे ने अधिक साहस दिखाया और नायक से कहा, अरे क्या है तुम्हारे हाथ में वह अंगूठी क्या है? और मुख्य किरदार कहता है, अरे ये। और चेहरे पर एक शरारती मुस्कान के साथ मुख्य किरदार कहता है, ये तो बस एक चीज है जो मुझे किसी से मिली है, बस इतना ही। और हमें दिखाया जाता है कि यह शुद्धिकरण की अंगूठी है जो मना के प्रवाह में मदद करती है और जादुई रक्षा को बढ़ाती है। साथ ही इसमें एक और खासियत है कि यह शाप हटाने की क्षमता देता है, जिसे वह दिन में एक बार इस्तेमाल कर सकता है। और हाजिमे अंगूठी को देखते हुए सोचता है कि अब रोजा ब्लांका ने उसे वाकई में बहुत अच्छी चीज दी है। और कमरे के अंदर रोजा ब्लांका ने उससे कहा था, देखो, अब जब तुम और मजबूत हो गए हो तो अब मेरी बारी है कि मैं तुम्हारे लिए और उपकरण जुटाऊं। और ये देखो, आइलीन ने मुख्य किरदार को अंगूठी देते हुए कहा, ये तो बस एक झलक है, ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे कई अच्छे उपकरण ला सकती हूँ जैसे ये है। और फिर दुनिया के सबसे मासूम चेहरे वाली नन मुख्य किरदार से कहती है, देखो, बस तुम मुझे जो भी चाहिए वो बता दो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ ला दूंगी। और हाजिमे ने रोजा ब्लांका से कोई उपकरण मांगा भी नहीं था, लेकिन वह सोचता है कि उसमें अच्छा समझ है। उसके मांगने से पहले ही उसने उसके लिए एक अच्छा उपकरण तैयार कर दिया। मुख्य किरदार जानता है कि वह नन पैसों की खुशबू अच्छी तरह पहचान सकती है। उसे पता है कि वह जो भी निवेश उस पर कर रही है वह सब कुछ उसे वापस चुका देगा और उसके लिए हजारों हजारों सोने के सिक्के भी कमा कर देगा। और ऐसे ही, है ना, शैतान की वह मीठी, मासूम, कोमल और प्यारी बहन अपने रास्ते पर आगे बढ़ती है। नन ने काले बाजार के बारे में कुछ बातें सुनी हैं और इन्हीं जानकारियों के आधार पर नन अन्ना यह अंदाजा लगा रही है कि मुख्य किरदार की असली पहचान क्या हो सकती है। और काले बाजार में एक हथियारों की गिल्ड है जिसे परसेफोन के नाम से जाना जाता है और उसे लगता है कि मुख्य किरदार इसी
गिल्ड से है, क्योंकि इस गिल्ड के सभी हत्यारे अपने गुणों को बढ़ाने के लिए जहर का इस्तेमाल करते हैं। इस गिल्ड में सभी हत्यारे दंत कथाओं के पात्र हैं जो कभी अपने लक्ष्य को नहीं चूकते थे और उनकी मार्शल आर्ट्स औसत से ऊंची थी। इसके अलावा वे जो जहर इस्तेमाल करते थे वे बेहद घातक होते थे। और इसी तरह नन यह निष्कर्ष निकालती है कि हाजिमे की शिकार करने की क्षमता संदिग्ध रूप से अच्छी है और उसने उसे जहर के जरिए शारीरिक शक्ति बढ़ाते हुए भी देखा है, जिससे यह विश्वास होता है कि हाजिमे परसेफोन गिल्ड का हत्यारा है और वह वहां खड़ी है, तरह तरह की बातें सोच रही है। हाजिमे का पेशा क्या था इससे पहले कि उसे एक डंगोवन के अंदर से बचाया गया और अपनी मेडिकल कर्ज चुकाने के लिए मंदिर का गुलाम बना दिया गया? शैतान की बहन को काले बाजार में पता चला कि परसेफोन गिल्ड आंतरिक संघर्षों के कारण पूरी तरह से बिखर गई है। हालांकि वे रईस लोग जो उनकी हत्या की सेवा का इस्तेमाल करते थे वे अब भी उस गिल्ड के बचे हुए लोगों की तलाश में हैं ताकि वे उनकी सेवा का उपयोग कर सकें। और रईस लोग उन जहरों को भी अपने हाथ में लेना चाहते हैं जिन्हें वे इस्तेमाल करते थे, क्योंकि वे बेहद घातक थे। सिस्टर सिर्फ शुद्ध चीजों के बारे में सोच रही है क्योंकि वह जानती है कि सभी रईस सबसे अच्छे हत्यारे और सबसे घातक जहर को पाने के लिए भारी मात्रा में पैसा खर्च करेंगे। और इस तरह वह पवित्र संत सिर्फ ढेरों और ढेरों पैसे के बारे में सोच रही है। और उस विशाल गलियारे में चलते हुए वह खुशी से एक छोटी सी छलांग भी लगा देती है। मेरी तो लॉटरी लग गई, यह हाजिमे मुझे पैसों में तैरने पर मजबूर कर देगा। बहन को सिर्फ राक्षसों के शवों को काले बाजार में बेचने से कहीं ज्यादा पैसा चाहिए और इसी वजह से वह हाजिमे की मदद करना चाहती है। वह उसके कामों की बिचौलियां बनना चाहती है, क्योंकि अब उसकी मदद करके उसका प्यारा ग्राहक हाजिमे सिर्फ उसी का रहेगा जिससे वह उसके काम आउटसोर्स करवा सके और इससे एक बड़ी दौलत कमा सके। और इस तरह सिस्टर अन्ना खुद से वादा करती है कि वह हाजिमे के लिए सबसे अच्छे उपकरण हासिल करेगी और मुख्य किरदार वही है। क्या पागल औरत है, ये कुछ गलत समझ रही है। मैं एक हत्यारा कुछ नहीं, मुझे तो हथियारों से भी नफरत है। खैर जो भी हो, उसे ऐसे ही सोचने दो। हाजिमे जानता है कि असल में ये उसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर वह यह फैला दे कि वह परसेफोन नाम की खत्म हो चुकी गिल्ड का हत्यारा है तो वह आदमी जरूर खुद मेरे पीछे आएगा। और हमें वह व्यक्ति दिखाया जाता है जिसके बारे में हाजिमे सोच रहा है। इसी समय कोई उसके कंधे पर थपथपाता है और कहता है, अरे मुझे ये पसंद आया। गोएथे बहुत गर्व से कहता है, ओ हाजिमे, तुम कब से उसकी बहन के साथ ऐसे रिश्ते में हो? तुम तो कमाल के हो। पता है उसने तो तुम्हें अपनी अंगूठी भी तोहफे में दे दी है ना? और हाजिमे वही है, उसे समझ नहीं आ रहा क्या जवाब दे। बाकी दोनों भी बहुत गर्वित हैं। मार्को कहता है, तो यही वजह थी है ना बदमाश कि तुम रातों को घर वापस नहीं आ रहे थे है ना? तुम उस नन को अच्छी खासी मेहनत दे रहे थे है ना? और दाली जो पहले ही मुख्य किरदार का फैन बन चुका था उसे कहता है, भाई अब तो तेरा मेरा पूरा सम्मान है, तूने तो उस नन को भी जबरदस्त तरीके से पटाया। और हाजिमे तुरंत ही विषय बदल देता है और कहता है, सुनो, मुझे तुम लोगों से उस काल कोठरी के बारे में एक बात करनी है। और उसके बोलने से पहले ही कोई दरवाजा खटखटाता है और चारों पीछे मुड़कर देखते हैं, क्योंकि निश्चित रूप से कोई उनके दरवाजे पर है। और दाली दरवाजा खोलने जाता है और कहता है, अरे कौन है वहाँ? सुनो, कौन है वहाँ? बोलो जरा, मैं खोलने वाला नहीं हूँ, समझे? सामने से कोई जवाब नहीं आता। वह दरवाजा खोलकर बाहर जाता है, लेकिन गलियारे में कोई नहीं। वह दोनों तरफ देखता है, वहाँ कोई नहीं। अचानक वह दरवाजे की ओर देखता है और देखता है कि वहां एक पर्ची लटकी है और उस पर लिखा है, गोएथे समूह के लिए आपातकालीन आदेश का फॉर्म। उन्हें उस जगह जाना है जहां तीर दिखाया गया है, स्थिति का विश्लेषण करना है और जानकारी के साथ वापस लौटना है। और दाली वह चीज बाकी दोनों को दिखाता है जो उनकी दरवाजे पर लटकी हुई थी। और गोएथे कहता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, कोई आपातकालीन आदेश का फॉर्म इस तरह छुपाकर क्यों छोड़ेगा? मुझे समझ नहीं आया, कितनी अजीब बात है। और माका उस दस्तावेज को देखकर कहता है कि यह दस्तावेज आधिकारिक लगता है। इसी वक्त मुख्य किरदार बोलता है, मुझे देखने दो, इधर दो। वह दाली के हाथ से कागज छीन लेता है। दृश्य बदलता है और मुख्य किरदार को अकेले उस जगह दौड़ते हुए दिखाया जाता है जो नक्शे में चिन्हित है। मुख्य किरदार सोचता है कि टेंपल नाइट्स की रेड शुरू होने में लगभग 20 दिन बाकी हैं और उसे पता है कि वह डंगोनन जहां नाइट्स जा रहे हैं कोई आम डंगोनन नहीं है। ये डंगोनन घृणित राजकुमारी की कब्र के नाम से जानी जाती है और यह दुनिया के 8 रहस्यों में से एक है। यह प्राचीन मीडिया साम्राज्य के खंडहरों में स्थित है और यह डंगोनन बेहद कठिन है, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में कई लोगों ने इसे पूरा करने की कोशिश की, लेकिन वे बॉस के हॉल के पास भी नहीं पहुंच सके। इसी वजह से इस रेड में भाग लेने वाले समूह के लिए चयन के मानदंड काफी जटिल हैं और मुख्य किरदार जानता है कि इस रेड में प्रवेश करने के लिए व्यक्ति को बहुत शक्तिशाली होना चाहिए और शर्त यह है कि या तो आप रैंक 5 या उससे ऊपर की शिकार टीम में रहे हों या फिर आप किसी ऐसे पुजारी के गुलाम हो जो इस रेड में भाग लेने वाला है। और मुख्य किरदार इन दोनों में से कोई भी योग्यता पूरी नहीं करता, इसलिए वह सीधा उस जगह की ओर दौड़ता है जो नक्शे पर चिन्हित है। वह सीधी लाइन में दौड़ता है और जब खाई के किनारे पहुंचता है तो रुकता नहीं है, वह रफ्तार से आगे छलांग लगाता है। और इस तरह जब वह कांटेदार झाड़ियों के ऊपर से कूदता है तो सोचता है कि इस जीवन में वह नीडे का इस्तेमाल करेगा ताकि वह रेड में जा सके, क्योंकि उसे पता है कि नीडे विधर्मी परीक्षक मैथियास का सीधा गुलाम है। मना का उपयोग कर दूर तक कूदते और तेज दौड़ते हुए मुख्य किरदार आगे बढ़ता है और सोचता है कि अगर वह नीडे को धोखा देने में सफल हो गया तो उसे सिफारिश पत्र मिल जाएगा ताकि वह रेड के समूह में शामिल हो सके। हाजिमे जानता है कि नीडे को एक ऐसा मिशन मिला है जिसमें वह असफल नहीं हो सकता और उसे पता है कि नीडे ने उसे वही मार्शल आर्ट्स करते देखा है जो वह खुद करता है और इसे वह नजरअंदाज नहीं कर सकता। निश्चित रूप से नीडे एक बार फिर मुख्य किरदार के सामने प्रकट होगा, क्योंकि हाजिमे को पूरा यकीन है कि नीडे उसे परखने के लिए बहुत उत्सुक होगा। और इसी तरह मुख्य किरदार, जिसने बहुत ऊंचा छलांग लगाई थी, नीचे नक्शे पर चिन्हित जगह को देखता है और सोचता है कि नीडे यह सोच रहा है कि उसके गुरु ने हाजिमे को भेजा है। तो हाजिमे जानता है कि नीडे के मन में यह शंका है, क्योंकि मुख्य किरदार एक अपराधी भी हो सकता है जिसने उसके गुरु की मार्शल आर्ट्स चुरा ली हो।
और उस बड़े छलांग के बाद मुख्य किरदार उस जगह पर बहुत जोर से उतरता है जिससे पूरी जमीन में दरारें पड़ जाती हैं, जैसे वहां भूकंप आया हो। हाजिमे को पूरा यकीन है कि यह सब नीडे ने ही तैयार किया था, सिर्फ यह देखने के लिए कि वह कितना ताकतवर है। और इसी तरह मुख्य किरदार उस धूल के बादल से बाहर निकलता है जो उसकी जोरदार एंट्री से उठा था, और नायक की तरह वह आगे देखता रहता है क्योंकि उसे सामने किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा है। वह व्यक्ति कहता है, वाह क्या शानदार एंट्री थी, है ना, कमाल है। धूल ज्यादा बैठने लगती है। हालांकि मुख्य किरदार जानता है कि वह आवाज किसकी है, क्योंकि वह आवाज नीडे की नहीं है, और हमें दिखाया जाता है कि वहां साको मौजूद है। और वह मुख्य किरदार से कहता है, तुम अकेले आए हो, और वह जबरदस्त लड़का सोचने लगता है, ये आदमी यहाँ क्यों है? अरे कमजोर, घर जाओ और सब पी लो, चलो, मुझे बच्चों के साथ खेलने का मन नहीं है, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलना चाहता, तुम जा सकते हो जब तक मैं जाने दूं। अब जिसने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है वह साको जोकर से भी ज्यादा बदसूरत है। तो चलिए, जैसा कि आप लोगों ने कहा था, अब भाग 5 पे चलते हैं। और जब अभी आपके लिए लाइक बटन दबाना आसान है तो दबा दीजिए, और जो लोग अब तक वीडियो देख रहे हैं वे सब्सक्राइब कर लें। अरे हाँ, अब मुझे याद आया, यूट्यूब ने मुझे उन लोगों को दिखाना बंद कर दिया है जो सब्सक्राइब नहीं है। मुझे हजारों व्यूज मिले, लेकिन YouTube ने मुझे सिर्फ 136 लोगों को ही दिखाया, और आमतौर पर हर वीडियो में ऐसा ही हो रहा है। सिर्फ सब्सक्राइबर्स ही मेरे वीडियो देख पा रहे हैं, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं हैं और फिर भी आपको मेरा वीडियो बार बार दिखता है तो इसका मतलब है कि आप पहले से ही मेरे सब्सक्राइबर हैं और आपको पता नहीं है। तो बस एक बार कंफर्म कर लीजिए, है ना। मैंने काफी देर तक बात घुमा दी, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साको बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगता है और प्रोटोगोनिस्ट से कहता है कि वह लगातार उसकी यादों में था और पिछले 10 दिनों में उसने उसे कभी नहीं भुलाया। हालत बहुत खराब है, वो जोकर का भाई लग रहा है। साको मोनोलॉग जारी रखता है। उनका कहना है कि उनके मुंह में दर्द था, लेकिन मुझे नहीं पता वह नायक को क्यों दोष दे रहे हैं। क्या मुंह प्रोटोगोनिस्ट ने फाड़ा था? इसी तरह प्रोटोगोनिस्ट वहां खड़ा रहता है, सारी बकवास सुनता है और साको के पहले कदम का इंतजार करता है, क्या करेगा। और साइकोपैथ साको अपनी तलवार उठाता है, उसे हाथ में घुमाता है और प्रोटोगोनिस्ट से कहता है कि वह उसे अपनी नई शक्तियां दिखाएगा। तैयार रहो, मैं अब बहुत ताकतवर हूँ। लेकिन जैसे ही उसने पलक झपकाई, प्रोटोगोनिस्ट उसके बिल्कुल पास था। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं। साको को बचाव का मौका भी नहीं मिला। हाजिमे उसके पास से गुजरता है और उसके गले पर बैठे मच्छर को मार देता है। साको तुरंत बेहोश हो जाता है और जमीन पर गिर पड़ता है। वो वहां पड़ा है, मुंह के बल जमीन पर। प्रोटोगोनिस्ट के एक बार में ढेर हो गया। हाजिमे कहता है, तुम बहुत बेवकूफ हो, मेरा समय बर्बाद मत करो, ठीक है। हाजिमे जानता है कि नीडे एक निर्दयी परफेक्शनिस्ट है। उसे पूरा यकीन है कि किसी भी हालत में नीडे उसे सिर्फ साको से नहीं आजमाएगा। हाजिमे अपनी मुठ्ठियां भींच लेता है क्योंकि उसे पता है नीडे ने कुछ और भी तैयार कर रखा होगा। तभी वह चिल्लाता है, ओए, मुझे पता है तुम लोग मुझे सुन रहे हो, है ना। सिर्फ देखते मत रहो, नीचे आओ यहाँ। या फिर तुम लोग डर गए हो? आ जाओ जल्दी, मैं तुम सबका खात्मा कर दूंगा। और तभी हाजिमे देखता है कि वहां धूल उड़ रही है और पीछे से माइकल जैक्सन दिखाई देता है। मैंने आप लोगों को फिर से पकड़ लिया ना। जब हाजिमे आगे देख रहा था तभी कोई मुस्कुराता है और उसकी मुस्कान धीरे धीरे तेज होती जा रही है। वो मुस्कान पीठ के पीछे से आ रही है और हाजिमे अजीब उपस्थिति महसूस करता है। उसे यकीन नहीं होता कि वह ऐसी कोई चीज महसूस कर रहा है। इसी दौरान साको खड़ी हो जाती है और उसके शरीर से अजीब चिपचिपी चीज निकलने लगती है, और वह चिपचिपी चीज कई दांत और सारी आंखें बनाना शुरू कर देती है और बढ़ती जा रही है। इसी दौरान साको हंसती है और उसी समय वह टार्टारस देवता के उपासकों की बांसुरी उठा लेती है, और वह वहीं नफरत से भरा हुआ प्रोटोगोनिस्ट से कहता है, तुमने मुझे फिर से नजरअंदाज कर दिया, तुम कमबख्त कीड़ा। साको गुस्से से कांप रही है। वह चिपचिपी चीज जो एक राक्षस है भी बड़ी हो जाती है और उस जीव की हत्या करने की मंशा और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अचानक वह जीव साको के आदेशों का पालन करते हुए उठने लगता है और वह काफी बड़ा हो जाता है, और साको तो रेगिस्तान में प्रिसिला जैसी लग रही है। अपनी बांसुरी बजाते हुए वह राक्षसी प्राणी बेहद विशाल हो जाता है और उससे निकलने वाली हत्या की मंशा कई गुना बढ़ जाती है। प्रोटोगोनिस्ट की आंखें फटी रह जाती हैं क्योंकि वह उसे पहचान रहा है। हाजिमे जानता है कि वह जीव बेहद खतरनाक है। साको की आंखों से बैंगनी चमक निकलती है और एक दुष्ट मुस्कान के साथ वह प्रोटोगोनिस्ट से कहता है, मैं तुम्हें मारूंगा, लेकिन किसी भी तरह नहीं। मैं तुम्हें धीरे धीरे और दर्दनाक तरीके से मारूंगा और फिर तुम्हें टुकड़ों में फाड़ दूंगा। और इसी तरह साको उस विशाल राक्षस के ऊपर खड़ा होकर आदेश देता है कि वह राक्षस उसी वक्त प्रोटोगोनिस्ट को निगल जाए। प्रोटोगोनिस्ट, जो उस समय उस जीव की उम्मीद नहीं कर रहा था, हैरान रह जाता है क्योंकि वह राक्षस सच में बहुत बड़ा है। जब साको फिर बांसुरी बजाता है, वह राक्षस प्रोटोगोनिस्ट पर झपट पड़ता है। उसकी कई पंजे और श्रृंखला जैसे टेंटेकल्स एक साथ उस पर हमला करते हैं और प्रोटोगोनिस्ट पसीना पसीना हो जाता है और सोचने लगता है, ये क्या बकवास हो रहा है, ये चीज यहाँ क्यों है। ये जीव तो सिर्फ बहुत आगे समय रेखा में ही आना था। और शोगोथ नामक राक्षस पूरी ताकत से प्रोटोगोनिस्ट पर गिरता है, उसे चट्टानों पर कुचल देता है। साको बहुत खुश हो जाता है, जोर से हंसता है और प्रोटोगोनिस्ट को मरने के लिए कहता है क्योंकि आखिरकार उसका बदला पूरा हो गया है। लेकिन अचानक वह एक आवाज सुनता है और कहता है, हैं? साको अपनी आंखें चौड़ी कर लेता है और इसके बाद एक बिजली की किरण उस जीव के शरीर को चीर देती है। उस तरफ चट्टान के पास प्रोटोगोनिस्ट खड़ा है और दूसरी तरफ साको है, जो यह विश्वास नहीं कर पा रहा कि उसका राक्षस शोगोथ प्रोटोगोनिस्ट द्वारा किए गए घाव से घायल हो गया है। अब उसके चेहरे पर डर झलक रहा है क्योंकि वह अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा और सोच रहा है कि वह गुलाम यह सब कैसे कर सकता है। प्रोटोगोनिस्ट चट्टानों से टकराया भी नहीं क्योंकि उससे पहले ही उसने उस जीव का वार झेल लिया जिसने उस पर शक्तिशाली हमला किया था, जिससे उस राक्षस को प्रोटोगोनिस्ट की ताकत का एहसास हो गया। हाजिमे जानता है कि उसके सामने जो प्राणी है वह दानव देवता के उपासकों द्वारा बनाई जैविक हथियार है और इसे शोगोथ के नाम से जाना जाता है। और प्रोटोगोनिस्ट हैरान रह जाता है क्योंकि वह इतनी जल्दी शोगोथ से मिलने की उम्मीद नहीं कर रहा था। हाजिमे बताता है कि शोगोथ अंडे के रूप में सुप्तावस्था में रहता है और वे तब जागते हैं जब वे ऐसे वाद्य यंत्र की आवाज सुनते हैं जिसमें सम्मोहन की शक्ति होती है, और इसी वजह से बांसुरी बजाने वाला उस विशाल जंगली राक्षस को नियंत्रित कर पाता है जो सिर्फ
सिर्फ मारना और चीरना जानता है। सिस्टम बताता है कि वह बांसुरी नहीं बल्कि सम्मोहन की ओकारिना है। केवल इसी वाद्य यंत्र से कोई शोगोथ को नियंत्रित कर सकता है। हाजिमे समझाता है कि शोगोथ एक बिना दिमाग वाली प्राणी है, लेकिन उसकी भूख कभी नहीं मिटती, और इससे भी बुरा, वह जीव शारीरिक हमलों के प्रति प्रतिरक्षित है। और नायक शोगोथ की ओर आगे बढ़ता है क्योंकि वह राक्षस अभी पूरी तरह से पराजित नहीं हुआ है, और शोगोथ कई मुंह बनाता है और पूरी ताकत से नायक पर झपटता है ताकि हाजिमे के शरीर को पूरी तरह चबा सके। और नायक वहीं खड़ा रहता है जबकि शोगोथ उस पर हमला कर रहा होता है। अगर उसका शरीर इतना मजबूत न होता तो वह तुरंत ही चबा दिया गया होता, और शोगोथ नायक को काटते हुए उसके शरीर पर छोटी छोटी चोटें कर देता है। हाजिमे जानता है कि साको द्वारा शोगोथ को नियंत्रित करना साको को बहुत बड़ा खतरा बना देता है। नायक उस तरह के राक्षस को पहले से जानता है। उसे पता है कि शोगोथ की ताकत उसकी शारीरिक हमलों के प्रति प्रतिरक्षा या उसके शरीर में नहीं है जो आसानी से इंसान को चीर सकता है। शोगोथ की घातकता उसके द्वारा लक्ष्य पर डाली जाने वाली मानसिक भ्रष्टता में है, क्योंकि हर व्यक्ति जो शोगोथ के संपर्क में आता है उसे भयानक डर का अनुभव होता है और यह डर लगभग बेकाबू होता है। इसी तरह शोगोथ के प्रभाव में व्यक्ति भ्रमित होने लगता है और चीजें देखने लगता है। इसके बाद जब उसकी मानसिक भ्रष्टता 100% तक पहुंच जाती है तो व्यक्ति उन्माद की स्थिति में चला जाता है, और हर इंसान जो उन्माद की स्थिति में पहुंचता है वह अपनी समझ खो देता है और अपने आसपास की हर चीज पर हमला करने और मारने लगता है। और हाजिमे जानता है कि शोगोथ की यह विधि नरसंहार शुरू करने के लिए एकदम परफेक्ट है, और यह कृत्रिम राक्षस दानव देवता के उपासकों द्वारा खास तौर पर इंसानों को बहुत आसानी से मारने के लिए बनाया गया था, क्योंकि शोगोथ के प्रभाव में बहुत से लोग एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं और इस तरह हत्या आम हो जाती है। साको प्रोटोगोनिस्ट का मजाक उड़ाने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि हाजिमे उस राक्षस की मानसिक भ्रष्टता का शिकार हो गया है, और इसी तरह साको हाजिमे से कहता है, अरे तुझे तो बहुत डर लग रहा होगा है ना, तुझे तो पता भी नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है। शर्त लगाता हूं कि तू अब तक भ्रमित हो चुका है, मैं तेरी पूरी खाल उधेड़ दूंगा, देख लेना। और इसी तरह साको देखता है कि प्रोटागोनिस्ट की आंखें पहले से ही लाल हैं, जो साफ संकेत है कि वह उन्माद के बहुत करीब है। साको निष्कर्ष निकालता है कि उसकी जीत तय है और भी जोर से हंसने लगता है। हाजिमे जो जबरदस्त है साको की ओर देखता है मानो किसी गहरी भ्रांति में हो। इसी समय प्रोटागोनिस्ट कहता है, शाप हटाना, और प्रोटागोनिस्ट के ऊपर एक बहुत तेज सुनहरी रोशनी प्रकट होती है जो सारी शाप को हटा देती है। और हम देख सकते हैं कि उसने उस खास अंगूठी का प्रभाव इस्तेमाल किया जो उसे कुछ समय पहले नन एना से मिली थी। देवी आर्या का चिन्ह उसके सिर के ऊपर प्रकट होता है और सिस्टम हमें फिर शुद्धिकरण की अंगूठी के बारे में सब कुछ बताता है। तो अब बस आपको पढ़ना है। इसी समय शोगोथ अपना रूप बदल रहा है। वह लगभग पूरी तरह से उस शक्ति से घुल जाता है और प्रोटागोनिस्ट बिना रुके सीधे साको पर हमला कर देता है। और आप जानते हैं है ना, वह बहुत तेज है और साको के पास भागने का भी समय नहीं होता। और वह बहादुर उससे कहता है, बहुत समय पहले मैं हमेशा सिर्फ खुद को जिंदा रखने के बारे में सोचता था और कोशिश करता था कि मेरे आसपास के सभी लोग भी जिंदा रह सकें। और हाजिमे साको से कहता है कि उसे लगा था कि इस दुनिया में ऐसा करना तो बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन दिन बीतते गए और हाजिमे खुद को अकेला पाता है क्योंकि सिर्फ वही जिंदा बचा। बाकी सभी के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वे उस बड़ी आपदा के सामने खुद को जिंदा रख सकें। और हाजिमे वहीं अपने विचारों में डूबा हुआ साको से कहता है, सोचो अगर मेरे पास और साथी होते जो मेरी तरह लड़ना जानते। ओ साको, क्या तुम जानते हो कि अगर बाकी बचे सभी इंसान फिर से एक साथ काम करने लगे तो क्या होगा? और इसी तरह हाजिमे को याद आता है जब वह अपनी प्रिय और अपने कई साथियों के साथ था, और उस समय हाजिमे ने खुद को और मजबूत बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश की थी, हालांकि उसके साथियों को वैसी ही सफलता नहीं मिली। और इसी तरह वह बहादुर अपनी प्रिय को याद करता है जिसने चेहरे पर मुस्कान और आंखों में आंसू लिए धीरे धीरे मरते हुए उससे विदा ली थी, और वह कुछ भी नहीं कर सका क्योंकि वह पर्याप्त मजबूत नहीं था। और इसी तरह हाजिमे अपनी प्रिय की साधारण कब्र को याद करता है और सोचता है कि अगर उसके साथी और मजबूत होते तो क्या वे थोड़ी और देर तक जीवित रह पाते। और साको उस सारी बकवास को सुनती रहती है और सोचती है, ये पागल क्या बोल रहा है, ये कैसा अजीब आदमी है, काश ये मुझे चुप कराए और जाने दे। और हाजिमे फिर से साको से कहता है कि इसी वजह से इस बार वह कुछ अलग करेगा। वह जितने लोगों को बचा सकता है उन्हें बचाएगा और सिर्फ कोशिश नहीं करेगा, अगर संभव हुआ तो वह असंभव भी करेगा ताकि वह सभी लोगों को बचा सके। और जो भी लोग वाकई मजबूत बनने की तीव्र इच्छा रखते हैं वह उनकी मदद करेगा। और ये सब कहने के बाद मुख्य किरदार दांत पीसने लगता है और साको से कहता है, लेकिन तुम उनमें से एक नहीं होगी। और साको की गर्दन को और भी जोर से दबाते हुए मुख्य किरदार उससे पूछता है, तुमने इस राक्षस को इतना बड़ा बनाने के लिए कितने लोगों को मार डाला? और हाजिमे साको से कहता है कि इस जीव के आकार को देखकर लगता है कि उसने कम से कम 100 और लोगों की बलि दी होगी। और मुख्य किरदार अपनी आंखों में गहरे गुस्से के साथ फिर से पूछता है, तुम्हें संतुष्ट होने के लिए कितने लोगों की जान लेनी पड़ेगी, तुम शापित सैडिस्ट? और इसी तरह हाजिमे अपना फैसला सुनाता है और साको की ओर जोरदार मुक्का मारते हुए बढ़ता है। इस बार मुख्य किरदार का मुक्का उसमें बहुत सारी मना से भरा हुआ है और साको को 1 सेकंड से भी कम समय में पेट पर 10 जोरदार घूंसे लगते हैं, जिससे उसके मुंह से बहुत सारा केचप निकलता है, क्योंकि जो वार मुख्य किरदार कर रहा है वे सच में जानलेवा हैं। साको के कई आंतरिक अंग नष्ट हो जाते हैं और उसके मुंह से केचप और भी ज्यादा तेजी से निकलने लगता है। लेकिन इसके बाद, और सच कहूं तो मैंने भी थोड़ा डर महसूस किया क्योंकि ये सीन वाकई जबरदस्त है। मुख्य किरदार साको के चेहरे पर एक बहुत ही जोरदार मुक्का मारता है और साको तुरंत नहीं मरता, सिर्फ इसलिए क्योंकि इस मुक्के में मुख्य किरदार ने मना नहीं डाली थी। और इसके बाद मुख्य किरदार ड्रैगन मार्शल आर्ट की एक बेसिक पोजीशन में रुकता है और हाजिमे हमें समझाता है कि ये सारे वार जो उसने साको पर किए एक घातक काता का हिस्सा है, क्योंकि कई वारों की बौछार के बाद आखिरी वार पाम ऑफ थंडर होता है और ये इस तरह काम करता है, विरोधी ने जो भी खून थूका है उस पर एक विद्युत धारा पड़ती है जो सारी बूंदों को फाड़ देती है, और यह इतनी तेज गति से होता है कि बहुत बड़ी विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। और पूर्वी देशों में इस तकनीक को ड्रैगन की दहाड़ के नाम से जाना जाता है और जो भी इसे देख चुका है वह इससे डरता है।